So today we are going to discuss rank. Rank is the largest order of non-zero minor. Rank is the largest order of non-zero minor. जैसे कि मैट्रिक्स ए आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका 3 रो है एंड 4 कॉलम्स है। तो यहाँ पर आपका लार्जेस्ट ऑर्डर का माइनर क्या हो सकता है? लार्जेस्ट ऑर्डर का माइनर यहाँ पर आपका 3 क्रॉस 3 हो सकता है। अब यहाँ पर 3 क्रॉस 3 के कितने माइनर्स हो सकते हैं? तो देखिए, अगर इन 3 रो में से आप 3 रो को सेलेक्ट कर देंगे 3C3 एंड इन 4 कॉलम्स में से अगर आप कोई भी 4 कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको एक 3 क्रॉस 3 का माइनर मिल जाएगा। ठीक है ना? तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 into 4 इज इक्वल टू 4। यानी इसका मतलब इस मैट्रिक्स ए के लिए जिसकी डायमेंशन या जिसका साइज 3 क्रॉस 4 है, 4 3 क्रॉस 3 माइनर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है ना? तो फर्स्ट 3 क्रॉस 3 माइनर हो जाएगा यहाँ पर 4 6 2 2 3 1 1 4 0। ये आपका फर्स्ट 3 क्रॉस 3 माइनर हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा आपका मैट्रिक्स ए के लिए आपके 4 3 क्रॉस 3 माइनर यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है ना? तो अगर आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इस माइनर की वैल्यू भी आपका 0 आएगा, इस 3 क्रॉस 3 माइनर की भी वैल्यू आपका 0 आएगा और इसकी भी वैल्यू 0 आएगा और इसकी भी वैल्यू 0 आएगा। अब रैंक है, रैंक इज द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर। तो यहाँ पर लार्जेस्ट ऑर्डर का माइनर आपका पॉसिबल था 3 क्रॉस 3 का, लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारे सभी 3 क्रॉस 3 के माइनर्स यहाँ पर 0 है, सभी 3 क्रॉस 3 के माइनर्स 0 है। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक 3 तो नहीं हो सकती। ठीक है ना? तो अब हम चेक करेंगे 2 क्रॉस 2 के माइनर्स को। ठीक है ना? तो फिर से मेरा क्वेश्चन ये है कि कितने यहाँ पर 2 क्रॉस 2 के माइनर मिल सकते हैं। 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स में से आप इन 3 रो में से कोई भी 2 रो सेलेक्ट कर लीजिए और इन 4 कॉलम्स में से आप कोई भी 2 कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए तो आपको एक 2 क्रॉस 2 का माइनर मिल जाएगा। ठीक है ना? तो इन 3 रो में से आप कोई भी 2 रो सेलेक्ट कर लीजिए 3C2 इंटू इन 4 कॉलम्स में से आप कोई भी 2 कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए तो आपको एक 2 क्रॉस 2 का माइनर मिल जाएगा। तो आपके यहाँ पर इतने 2 क्रॉस 2 के माइनर एग्जिस्ट होंगे। ठीक है ना? अब देखिए फर्स्ट 2 क्रॉस 2 का माइनर देखते हैं 4 6 2 3। ठीक है ना? ये फर्स्ट आपका 2 क्रॉस 2 का माइनर है। तो इसकी वैल्यू क्या है आपका? जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 3 12 माइनस 12, यानी इसकी वैल्यू 0 है। अब सेकंड 2 क्रॉस 2 का माइनर देखते हैं। तो सेकंड 2 क्रॉस 2 का माइनर हो जाएगा 2 3 1 4। ठीक है ना? 2 3 1 4। इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगा 8 माइनस 3। ठीक है ना? विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर लार्जेस्ट ऑर्डर का जो नॉन जीरो माइनर है वो आपका 2 है। ठीक है ना? लार्जेस्ट ऑर्डर का नॉन जीरो माइनर यहाँ पर 2 है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स A is equal to 2। ठीक है ना? रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स A is equal to 2 because here largest order of non-zero minor is 2। अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स A है और जिसकी डायमेंशन मान लीजिए आपका है 12 क्रॉस 15। ठीक है ना? एक मैट्रिक्स A है जिसकी डायमेंशन 12 क्रॉस 15 है। ठीक है ना? और इस मैट्रिक्स A की रैंक मान लीजिए आपका 10 है। इस मैट्रिक्स A की रैंक आपका 10 है। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस मैट्रिक्स A में एटलीस्ट 1 10 क्रॉस 10 का नॉन जीरो माइनर यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना? अगर मैट्रिक्स A जिसका साइज 12 क्रॉस 15 है और अगर इस मैट्रिक्स की रैंक 10 है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में एटलीस्ट 1 10 क्रॉस 10 का नॉन जीरो माइनर एग्जिस्ट करता होगा और 11 क्रॉस 11 के ऑल माइनर्स यहाँ पर 0 होंगे। आप ऐसा बोल सकते हैं 12 क्रॉस 12 के जितने भी माइनर्स होंगे वो सभी यहाँ पर 0 होंगे। अब देखिए ये जो रैंक है, ये रैंक आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑपरेशंस हो सकते हैं जिनको केवल आप स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है तो डिटरमिनेंट आप केवल एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कैलकुलेट कर सकते हैं, या आपको इनवर्स कैलकुलेट करना है तो इनवर्स आप केवल एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर आर सम ऑपरेशंस व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड ऑन रेक्टेंगुलर एज वेल एज स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, दिस रैंक ऑपरेशन, यू कैन कैलकुलेट रैंक फॉर स्क्वायर एज वेल एज फॉर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, बट देयर आर सम ऑपरेशंस व्हिच कैन बी परफॉर्म्ड ओनली ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स इनवर्स। इस डेफिनेशन का यूज करते हुए हम यहाँ पर कुछ कंक्लूजन भी दे सकते हैं। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपकी एक मैट्रिक्स A है m क्रॉस n साइज की, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स A is always less than equal to minimum of m, n and always greater than equal to 0। यहाँ पर लार्जेस्ट साइज का माइनर क्या होगा? लार्जेस्ट साइज का माइनर हो जाएगा आप लार्जेस्ट साइज का माइनर हो जाएगा आपका मिनिमम ऑफ m, n क्रॉस मिनिमम ऑफ m, n साइज का। ठीक है ना? देखिए m और n में से जो भी आपका स्मॉलर वैल्यू होगी उस स्मॉलर क्रॉस स्मॉलर साइज का यहाँ पर लार्जेस्ट माइनर पॉसिबल है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इस लार्जेस्ट साइज का माइनर इस मैट्रिक्स A के केस में पॉसिबल है। अगर मान लीजिए ये माइनर आपका नॉन जीरो होगा तो मैट्रिक्स की रैंक ये हो जाएगा। अब देखिए मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या किसी मैट्रिक्स की रैंक नेगेटिव हो सकती है? नहीं, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि
ये जो हमने डेफिनेशन दी है इसमें साफ लिखा हुआ लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर, ठीक है ना। अब माइनर जो होता है वो आपका मिनिमम 1x1 साइज का तो होगा ही, ठीक है ना। माइनर जो होता है मिनिमम 1x1 साइज का होगा ही। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका किसी भी मैट्रिक्स की रैंक जो है वो नेगेटिव हो, तो नेगेटिव रैंक नहीं हो सकती। हाँ, जीरो रैंक हो सकती है, लेकिन जीरो भी रैंक होगा वो एक स्पेशल केस में होगी, जैसे कि नल मैट्रिक्स को ले लीजिए, तो केवल नल मैट्रिक्स की रैंक जीरो होती है। एक्सेप्ट नल मैट्रिक्स ऑल मैट्रिक्स हैव एटलीस्ट रैंक 1, ठीक है ना। ए m cross n is not equal to null matrix, then it will satisfy this inequality. So we can say that for any matrix A, rank will satisfy this inequality, and if matrix A is not a null matrix, then rank of matrix A will satisfy this inequality. Check in this example, this is a null matrix of size 2 cross 3, so we can say that the rank of this null matrix is equal to 0. सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं, तो सेकेंड डेफिनेशन है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स is equal to maximum number of independent row vector, or you can say maximum number of independent column vector. So rank of a matrix is equal to row rank is equal to column rank. Row rank of a matrix is equal to number of independent row, and column rank of a matrix is equal to number of independent columns. So you can say that rank of a matrix A is equal to number of independent row is equal to number of independent column is equal to row rank of a matrix is equal to column rank of a matrix, and row rank of a matrix is equal to number of independent row vectors, and column rank of a matrix is equal to number of independent columns. So let's take an example. 1 2 3 2 4 6 3 6 9. So as you are seeing here in this matrix, there is only one independent row, ठीक है ना। there is only one independent row R1. Look, there are three rows R1, R2 and R3. R2 is dependent on R1. R2 is dependent on R1. If I multiply R1 by 2, then I will get R2. So I can say that R2 is 2R1. And in the same manner, I can say that R3 is equal to 3R1. So I can say that these all three rows are not independent. There exists only one independent row, and these two rows depends on R1. So I can say that in this matrix I have only one independent row. So according to second definition, I can say that rank of this matrix is equal to 1. In the same fashion, I can say that if I am taking this matrix 1 2 3 2 4 6, so for this matrix A, there exists only one independent column vector. So I can say that rank of this matrix is equal to 1. I can write C2 by using C1. As you are seeing here, C2 is equal to 2 times C1. So you will get C2 if you multiply C1 by 2. So for this matrix A, row rank is equal to 1, column rank is equal to 1, and rank of this matrix is equal to 1. And for this matrix, rank of matrix is equal to 1, row rank is equal to 1, and column rank is equal to 1. Let's take another example. So in this matrix, I have 3 row and 3 columns. How many independent rows exist in case of matrix A? As you are seeing here, R1, R2 and R3. R1 and R2 are independent. R1 and R2 are independent because I can't write R1 in terms of R2. I can't write R1 is equal to K R2. R2 is not equal to K time R1. इसका मतलब आप ऐसा कोई कांस्टेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं जिसको आप R1 से मल्टीप्लाई करें तो आपको R2 मिल जाए, या R2 में उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें तो R1 मिल जाए। तो ऐसा मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट रो तो आपको दिखाई दे रही है, ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट रो है और ये आपका सेकंड इंडिपेंडेंट रो है, ठीक है ना। या फिर आप इसको फर्स्ट डेफिनेशन से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप इस 2x2 का माइनर को लीजिए, ये जो 2x2 का माइनर है ये आपका नॉन जीरो है, क्योंकि देखिए ये 2x2 का माइनर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 - 3। प्योरली बोल सकते हैं कि इसकी रैंक या तो 2 होगी या 2 से ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो 2 रो जो आप देख रहे हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी। बट R3 इज डिपेंडेंट, R3 इज डिपेंडेंट ऑन R1 एंड R2 बिकॉज आई कैन राइट R3 इज इक्वल टू K1 R1 प्लस K2 R2, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर दो कांस्टेंट K1 एंड K2 ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे R1 एंड R2 से तो आपको R3 मिल जाएगा। सो टू दिस रिलेशन वी कैन से दैट R3 इज डिपेंडेंट ऑन R1 and R2. There are only two independent row R1 and R2, and R3 is dependent on R1 and R2. So if you want to calculate this constant value K1 and K2, then as you are seeing here, K1 is equal to 1 and K2 is equal to 1. Okay, so I can write here R3 is equal to R1 plus R2. R3 is equal to R1 plus R2 because take this element. This element is 4 is equal to K1 time 1 plus
3 टाइम K2 and 6 is equal to K1 time 1 plus 5 time K2 and this 8 is equal to K1 time 1 plus 7 time K2. So K1 is equal to 1 and K2 is equal to 1 will satisfy these equations. So I can say that R3 is equal to R1 plus R2. So there exist only two independent row. अब मान लीजिए मैट्रिक्स A आपका साइज 12 क्रॉस 12 की है और अगर इस मैट्रिक्स A की रैंक 10 है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए इस मैट्रिक्स A में आपके 12 रो वेक्टर होंगे और 12 कॉलम वेक्टर होंगे, ठीक है ना। लेकिन लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर यहाँ पर 10 होंगे, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर आपके यहाँ पर 10 होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस मैट्रिक्स A की रैंक 10 है। Now this is my identity matrix of size 3 cross 3. As you know, the determinant of any identity matrix is equal to 1. So I can say that the rank of this matrix I3 is equal to 3. So I can say that the rank of any identity matrix of size n cross n is equal to n. अब देखिए अगर हम यहाँ पर इस I3 में 0 रो या 0 कॉलम को ऐड कर देंगे तो क्या इस मैट्रिक्स के रैंक पर कोई फर्क पड़ेगा? इस I3 में अगर हम 0 रो या 0 कॉलम को ऐड करेंगे तो क्या इस मैट्रिक्स के रैंक पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इफ यू ऐड 0 रो और 0 कॉलम इन एनी मैट्रिक्स देन रैंक रिमेन्स अनचेंज्ड। फॉर एग्जांपल इफ यू ऐड 0 रो हियर 0 0 0 देन द मैट्रिक्स साइज then now matrix size is 4 cross 3 and the rank of this matrix is equal to 3. Or if you add 0 column to this matrix, then the new matrix is this and the size is 4 cross 4 and I can say that the rank of this matrix is also 3. So if you add 0 row or 0 column in any matrix, then ranks remains unchanged. Now third definition, rank is the number of non-zero row in echelon form. Rank is the number of non-zero row in echelon form. Square matrix in echelon form is upper triangular. Elementary row operations do not affect the rank of matrix. So these are three elementary row operations. First elementary row operation is row interchange. In this first operation I am interchanging rith row by rjth row. I am interchanging ri row by rj row. And second elementary row operations is kri is equal to ri, means I am multiplying a constant k in row ri. And the third elementary row operation is ri plus krj is equal to ri, where I is not equal to j. So if you perform any of these elementary row operations, then matrix rank remains unchanged. So now there are two cases. First case is my matrix A is a square matrix. My matrix A is a square matrix. And second case is my matrix A is a rectangular matrix. If matrix A is a square matrix, then I will convert this matrix in upper triangular form. And once I will convert that matrix in upper triangular form, I can say that the matrix A is echelon form, and then I will count number of non-zero row. But in case of rectangular matrix, first I will search here for largest size of square matrix. So what will be the largest size of square matrix here? So largest size of square matrix is minimum of m comma n cross minimum of m comma n. So I can say that this is the largest size of square matrix in this rectangular matrix. So I will choose any largest square matrix of this size and convert that square matrix in upper triangular form. Then I can say that this matrix A is in echelon form. So if my matrix is a rectangular matrix, then first I will choose a largest square matrix in that matrix, and then I will convert that largest square matrix in upper triangular form to get this matrix in echelon form. So elementary row operations and elementary column operations do not affect the rank of a matrix. So you can apply any elementary row operation or any elementary column operation, the rank of a matrix remains unchanged. So this is my 3 cross 3 matrix, and I am going to convert this matrix in upper triangular form. So this is my principal diagonal, and these are my pivot elements. So what I am doing here, I am making these elements 0.
ठीक है ना। तो जैसे कि ये पाइवट एलिमेंट आप देख रहे हैं, इस पाइवट एलिमेंट के लोअर साइड में ये दो एलिमेंट है, इन दोनों को मैं जीरो में कन्वर्ट कर रहा हूं। ये जो आपका पाइवट एलिमेंट है, इसके लोअर साइड में एक एलिमेंट है, इसको मुझे जीरो में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो इस पाइवट एलिमेंट के लोअर साइड वाले इन दोनों एलिमेंट्स को अगर मैं जीरो कर देता हूं और उस पाइवट एलिमेंट के इस लोअर साइड वाले एलिमेंट को मैं जीरो कर देता हूं, तो मैट्रिक्स एक अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस परफॉर्म करने पर मैट्रिक्स की रैंक चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये मैं दो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा और इन दो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मान लीजिए मेरी मैट्रिक्स ये आ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि ये दो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये वाला एलिमेंट मेरा जीरो हो जाएगा और ये वाला एलिमेंट मेरा जीरो हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पाइवट एलिमेंट क्या हो जाएगा, मेरा नेक्स्ट पाइवट एलिमेंट हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, इस नेक्स्ट पाइवट एलिमेंट के लोअर वाले एलिमेंट को जीरो में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाऊंगा एंड आफ्टर अप्लाइंग दिस एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस दिस एलिमेंट विल कन्वर्ट टू जीरो। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के लोअर साइड वाले सारे एलिमेंट्स आपके जीरो है, ठीक है ना। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपको ये जीरो का ट्रायंगल मिलेगा लोअर साइड में। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपको ये जीरो का ट्रायंगल होना चाहिए लोअर साइड में, ठीक है ना। अपर साइड में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए मैट्रिक्स हमारी है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपका डेटा अपर साइड में होगा, डेटा अपर साइड में होगा और लोअर साइड में आपका जीरो होगा, क्योंकि जीरो आपका डेटा नहीं है, जीरो आपका डेटा नहीं है। तो डेटा आपका अपर साइड में होगा, इसलिए इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है और लोअर साइड में आपको ये जीरो का ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है ना। अभी अपर साइड वाला जो डेटा है ये जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स इन एक्लेन फॉर्म इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स को मैंने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, तो ये मैट्रिक्स अब आपका एक्लेन फॉर्म में है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो अब मैं यहां पर इस मैट्रिक्स में नॉन जीरो रोज को काउंट कर लूंगा और जितनी मेरी यहां पर नॉन जीरो रो होगी वो इस मैट्रिक्स ए की रैंक हो जाएगी। जैसे कि इस एग्जांपल को देखिए, यहां पर ये मेरा प्रिंसिपल डायगोनल हो जाएगा और ये मेरे पाइवट एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। देयर आर टू नॉन जीरो रो, देयर आर टू नॉन जीरो रो, सो द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स A is equal to 2 because in Acklin form there are two non-zero row। अब देखिए यहां पर एक केस ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपका A11 जीरो है, देखिए अगर मान लीजिए आपका A11 आपका जीरो होगा, A11 अगर मान लीजिए आपका जीरो होगा, तो फिर आप इस ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इन दो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इफ A11 इज जीरो देन यू कांट परफॉर्म दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो इन दैट केस यू विल एक्सचेंज दैट रो बाय लोअर साइड रो, यू विल एक्सचेंज दैट रो बाय लोअर साइड रो। तो जैसे कि यहाँ पर A11 अगर आपका जीरो होगा तो या तो आप R1 को एक्सचेंज कर सकते हैं R2 से, या फिर आप बोल सकते हैं कि हम R1 को एक्सचेंज करेंगे R3 से। तो कि अगर मान लीजिए आपका ये B22 जीरो हो, ठीक है ना, if B22 is equal to 0 then again it will create problem, in this elementary row operations. So if B22 is equal to 0 then you can apply R2 exchange R3, you can apply R2 exchange R3 and by applying R2 exchange R3 it will solve दिस डिवाइड बाई जीरो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो अगर आप R2 को R3 से एक्सचेंज कर देंगे तो ये जो यहाँ पर डिवाइड बाई जीरो की प्रॉब्लम आएगी ये सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद में जब आप इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेंगे फिर आपको ये नॉन जीरो रोज को यहाँ पर काउंट कर लेना है। तो जैसे कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि इन दिस मैट्रिक्स वी विल फर्स्ट सर्च लार्जेस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इस 3x4 की मैट्रिक्स में लार्जेस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स का साइज क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स का साइज हो जाएगा 3x3। तो मान लीजिए ये आप इस लार्जेस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स को ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आप यहां पर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले सकते हैं, ठीक है ना। इस 3x4 की मैट्रिक्स में लार्जेस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 का हो जाएगा, तो आप इसमें से कोई भी एक 3x3 की मैट्रिक्स ले लीजिए एंड कन्वर्ट दैट 3x3 मैट्रिक्स इन अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। सो आई कैन से दैट दिस मैट्रिक्स इज इन एक्लेन फॉर्म। नाउ आई कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। As you are seeing here, number of non-zero row is equal to 3. So I can say that rank of this matrix B is equal to 3 because number of non-zero row in Acklin form is equal to 3. अब देखिए यहाँ पर आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस परफॉर्म करने पर आपका मैट्रिक्स की रैंक चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई कर दें, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप इस कॉलम को इस कॉलम से चेंज कर देते हैं, इफ यू अप्लाई हियर कॉलम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस C2 exchange C4 then you will get a matrix 1 0 0. So now you can see here this square matrix is in upper triangular form.
This largest square matrix is in upper triangular form. So I can say that this matrix is in upper triangular form. Now I can calculate number of non-zero row, and the number of non-zero row here is 3. So I can say that the rank of matrix B is equal to 3. So let's take this example. This is my square matrix of size 3 cross 3, and if I perform elementary column operations C2 exchange C3 or elementary row operations R2 exchange R3, then so as you're seeing here, now this matrix is in upper triangular form. This matrix is in upper triangular form. So I can calculate the number of non-zero row. Number of non-zero row here is 3. So I can say that the rank of this matrix is 3. Now take this example. In this example, if I perform C2 exchange C4, then my matrix is, then now this 3 cross 3 square matrix is in upper triangular form. So I can calculate the number of non-zero row. Number of non-zero row here is 3. So I can say that the rank of this matrix is equal to 3. The matrix A is of size 3 cross 5. Then first I will search a largest square matrix, and largest square matrix in this case is equal to 3 cross 3. So I will select any 3 cross 3 square matrix in this matrix A and convert that 3 cross 3 square matrix in upper triangular form. And once I will convert this 3 cross 3 square matrix in upper triangular form, then I can say that the matrix A is in echelon form. Come to properties of ring. First property is elementary row operations or elementary column operations do not affect the rank of a matrix. Elementary row operations or elementary column operations do not affect the rank of a matrix. Now come to second property. Rank of AB is less than equal to rank of A, and rank of AB is less than equal to rank of B. If I combine these two results, I can conclude here rank of AB is less than equal to minimum of rank of A, rank of B. Of a matrix A is equal to rank of matrix transpose. जैसा कि हम आपको सेकंड डेफिनेशंस में बता चुके हैं कि मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, मैट्रिक्स रैंक इज इक्वल टू रो रैंक इज इक्वल टू कॉलम रैंक, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स ट्रांसपोज में क्या होता है, मैट्रिक्स ट्रांसपोज में जो आपका रो था वो कॉलम हो जाएगा और जो आपका कॉलम था वो रो हो जाएगा, ठीक है ना। तो चूंकि मैट्रिक्स में आपका रो रैंक इज इक्वल टू कॉलम रैंक होता है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने पर मैट्रिक्स की रैंक अनचेंज्ड रहेगी, ठीक है ना। सो फोर्थ प्रॉपर्टी इज रैंक ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इज रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी. बट इफ यू आर अप्लाइंग फिफ्थ प्रॉपर्टी, then A or B should be of same size and should be of स्क्वायर मैट्रिक्स. मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और दोनों का साइज सेम होना चाहिए. तो इफ रैंक ऑफ A is equal to 5 and rank of B is equal to 6, then rank of A plus B, I can say that rank of A plus B is less than equal to rank of A plus rank of B. So I can say that rank of A plus B is less than equal to 5 plus 6. Rank of AB is less than equal to minimum of 5, 6. So I can say that rank of A plus B is less than equal to 11 and rank of AB is less than equal to 5. Let's take a second example. मान लीजिए मैट्रिक्स ए का साइज 10 क्रॉस 10 है और मैट्रिक्स बी का साइज 10 क्रॉस 10 है. तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं और बी दोनों का साइज सेम है और दोनों ही आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो अब आप इस प्रॉपर्टी को, फिफ्थ प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना. तो अगर आप फिफ्थ प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन. तो यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ सकता है कि रैंक ऑफ ए बी क्या नहीं हो सकती. जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं रैंक ऑफ ए बी आपका 5 नहीं हो सकती, ठीक है ना. रैंक ऑफ ए बी आपका 0 नहीं हो सकती. तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं. या फिर हो सकता है कि आपके पास एक प्रॉब्लम गिवन हो और आप ये फिफ्थ और सेकंड प्रॉपर्टी को लगाएं और लगाने के बाद आपका रिजल्ट कुछ इस टाइप से आ जाए कि रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू 6, रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 6. तो इस केस में जैसे कि आप देख रहे हैं कि रैंक ऑफ ए बी आपका 6 से ग्रेटर देन इक्वल टू है और 6 से ही लेस देन इक्वल टू. तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6, ठीक है ना.